डिकम्पोजिशन पढ़े थे, रिवाइज कर लो। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो ये तीनों में एनर्जी तो आ ही रहा है ना। थर्मल वाले में हीट एनर्जी आ रहा है बालक। ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। तो यहाँ पर SO2, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, इसे रट जाओगे। SO2 भी प्रोड्यूस होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बिल्कुल ये भी प्रोड्यूस होगा। क्या क्या प्रोड्यूस होगा? फेरिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। आई होप अच्छे से ये 22 का 22 क्वेश्चन तुम लर्न कर लोगे, है ना। और एग्जाम में फोड़ के आओगे। किसको फोड़ना है? क्वेश्चन को बालक, है ना। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस, जो ये टॉप 20 क्वेश्चंस का जो ये इस चैनल पर सीरीज हम चला रहे हैं बालक, उसमें हम लोग ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड का टॉप 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉप 20 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। और लास्ट में 20 क्वेश्चन के अलावा 2 बोनस क्वेश्चन इन द सेंस कि 2 क्वेश्चन हम तुमको वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट में बताने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे और खुद से ट्राई करते जाओगे बालक। एग्जाम एकदम नज़दीक है, तुम्हारे पढ़ाई के लिए इस चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए, जो कि इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो बालक अब जो एग्ज़ाम नज़दीक है तो तुम्हें कोशिश करना है बालक कि जो भी क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, उसका आंसर खुद से देने का और ज़्यादा सही देने का कोशिश करना है, ठीक ना। और अगर गलती हो जाए तो उसको पॉइंट आउट करके लर्न कर जाना है। लास्ट टाइम में मार्क्स पर फोकस किया जाता है बालक। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड मास सेम नहीं होता है या रखना जरूरी नहीं है। इनमें से कौन से इक्वेशंस में? पहला ऑप्शन है वर्ड इक्वेशन, दूसरा ऑप्शन स्केलेटल इक्वेशन, तीसरा बैलेंस्ड इक्वेशन, और डी जो है वो बोथ A एंड B। देखो बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि LHS और RHS, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों जो केमिकल इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मास हर एक एलिमेंट का सेम करने को ही तो बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो ऊपर वाला जो वर्ड इक्वेशन है और स्केलेटल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग लिखे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन, और यहाँ लिख लिए वाटर, लिख लिए बालक, वाटर लिख लिए। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड इक्वेशन बोलेंगे बालक, है ना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? वर्ड इक्वेशन। और इसी तरीके का स्केलेटल इक्वेशन जिसमें केवल सिंबल से लिखते हैं, तो ये दोनों में मास का जरूरत नहीं होता है ना। ये दोनों में बालक मास का जरूरत नहीं होता है। मास का जरूरत केवल होता है बैलेंस इक्वेशन में। तो क्वेश्चन था कि इनमें से किस में मास का जरूरत नहीं है, तो A भी आंसर और B भी आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर D टिक कर लेंगे, बोथ A एंड B। चलो बालक क्वेश्चन नंबर 2 देखो तुम। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होगे, इसमें कि कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड। मेटल जो कोरोजन होता है मेटल का, उसे बचाया जा सकता है किसके हेल्प से, है ना। पहला नंबर बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विथ अ पेंट। मेटल सरफेस को पेंट कर दो तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाएगा, है ना। एयर का जो है सप्लाई कट जाएगा, जिसके कारण वो कोरोड हो रहा था वो नहीं होगा। पहला तो सही है। बाय अप्लाइंग फिल्म और ग्रीस, ठीक ना। ग्रीस मतलब लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेंट मटेरियल है ये, है ना। ग्रीस एंड ऑयल जो है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल पर कुछ ग्रीस वगैरह लगा दे, फिर भी उसका कोरोजन कम होता है। मतलब कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन का अगर तुम सप्लाई कट कर देते हो उस मेटल के साथ, तो वहाँ पर कोरोजन नहीं होता है या तो बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर B भी सही है बालक, यहाँ ये भी करके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर C है, बाई कवरिंग द सरफेस ऑफ द मेटल विथ अनदर मेटल विच इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कि एक मेटल के सरफेस को दूसरे मेटल के सरफेस से अगर हम लोग ढक दे, तो वैसे केस में भी जिस मेटल को हम लोग ढके हुए हैं उस मेटल को अगर टारगेट किए हुए हैं कोरोजन से बचाने का, वो तो बच ही जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर C भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बालक, इसका भी ऑप्शन नंबर D होगा, ऑल ऑफ द एबव। ऊपर का तीनों ऑप्शन से हम लोग, तीनों मेथड से हम लोग कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे बालक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है ना। फिजिकल चेंज नहीं है बालक। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? जहाँ पर अगर कुछ हो, कोई ऐसा मतलब प्रोसेस हो, तो वहाँ से जो सबस्टांस न्यू बने वो न्यू नहीं बने, न्यू बने जो न्यू नहीं बने, मतलब कि वो पुराना ही मैटर हो, मटेरियल नया नहीं बने, है ना। जैसे एक पेज को फाड़ते हैं हम लोग, पेज को फाड़े बालक तो पेज फटा, चेंजिंग आया पेज में, बट जो मटेरियल अगर चेक करोगे तो पहले भी पेज ही का मटेरियल था, अभी भी पेज ही है। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि फिजिकल चेंज इसमें से कौन सा नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। वाटर को अगर हम लोग बॉयल करेंगे तो वाटर वेपर जो मिलेगा वो फिजिकल चेंज है कि नहीं है? बिल्कुल फिजिकल चेंज है। वेपर भी बनने पर तो H2O ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, मैटर तो नहीं बदल रहा है।
इन मतलब इसका जो कंटेंट है अंदर का वो तो नहीं बदल रहा है ना मटेरियल का, है ना। उसके बाद है बी नंबर ऑप्शन, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्ट इन वाटर, डिसोल्यूशन मतलब कि घुलाया जाए सॉल्ट को वाटर में। और कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का कंबसन, देखो कंबसन यानी जलना, एलपीजी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, जलेगा, कंबसन जब होगा तो वहाँ पर न्यू सबस्टांस बनेगा, CO2 H2 और सॉल्ट बनेगा, है ना, CO2 बनेगा, H2 बनेगा, नया सबस्टांस बन रहा है। डेट्स वाई ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी है। अभी तक तीनों क्वेश्चन का आंसर बालक डी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है बालक कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सा बालक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बढ़िया से ऑब्जर्व करो ऑप्शन को, इसका आंसर होना चाहिए बालक। देखो ऑप्शन नंबर ए है Pb + CuCl2, ठीक है ना, रिएक्टेंट पार्ट में, प्रोडक्ट पार्ट में PbCl2 + Cu। यहाँ पर बालक डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, केवल यहाँ पर Cl का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले Cu के साथ Cl था, क्लोरीन था, अब Pb के साथ चला गया, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए Na2SO4 है प्लस BaCl2 है ना, BaSO4 और प्लस 2 NaCl। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है बालक। कैसे है डबल डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो, यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। SO4 चला गया Ba के साथ, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में बालक SO4 चला गया किसके साथ, Ba के साथ, और जो Na है बालक ये Cl के साथ आ गया। डेट्स वाई यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया है, C + O2 के बाद ना तुमको ऑप्शन में ऐसे है, एरो है, मतलब दिखा रहा है कि इक्वेशन हो रहा है। C + O2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में रिएक्टेंट पार्ट है और जो CO2 है वो है प्रोडक्ट पार्ट। तो बालक ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद है CH4 + O2 CO2 + H2O, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl जो है बालक, ये वाला जो इक्वेशन है यही यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 2 ओनली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बालक 2 ओनली। चलो बालक अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए बालक। चारों क्वेश्चंस का फुल डिस्कशन तुम अच्छे से समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम खुद से ट्राई कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंडोथर्मिक प्रोसेसेस, इसमें से कौन सा रिएक्शन इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक उस प्रोसेस या उस रिएक्शन को बोलते हैं बालक जिसमें हीट या कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा हो, है ना, ऑब्जर्व हो रहा हो, और जिसमें आउट हो रहा हो रिएक्शन के बाद हीट या कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। बात क्लियर है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन तुमको दिया गया है बालक। पहला ऑप्शन है कि डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड को एसिड में जब तुम पानी मिलाओगे उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं ना, उसको डाइल्यूट करने को सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो बालक जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ से ए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो इंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक हो गया। बात क्लियर है ना। उसके बाद है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तुम जानते हो बालक, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना, किसी सबस्टेंस का सब्लिमेशन बोलते हैं। तो बालक ये भी ये बालक इंडोथर्मिक है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस के सब्लिमेशन में हीट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है बालक, है ना, हीट एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना हीट एनर्जी लिए ऑब्जर्व किए वो ड्राई आइस जो है सब्लिमेशन कैसे होगा, है ना, टेम्परेचर चाहिए होगा उसको, हीट एनर्जी चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को कंडेंस करने के लिए, है ना, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होकर फिर वाटर मॉलिक्यूल जब वो बनेगा लिक्विड स्टेट में आएगा तो बालक वहाँ पर हीट वो रिलीज करता है, हीट ऑब्जर्व नहीं करता, वो हीट रिलीज करके फिर वो आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा बालक। और उसके बाद है 4th नंबर की इवोपरेशन ऑफ वाटर, बिल्कुल यहाँ भी हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा वाटर को इवोपरेट करने के लिए, हीट एनर्जी के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और इवोपरेशन ऑफ वाटर। 2 ऑप्शन यहाँ सही है बालक, 2 और 4। तो देखते हैं 2 और 4 किस में दिया हुआ है। 2 और 4 बालक डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ना, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये दोनों होगा इंडोथर्मिक प्रोसेसेस, और ये ऑप्शन नंबर डी में बालक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बालक, ट्राई करोगे। विच
ऑफ द फॉलोइंग आर कम्बिनेशन रिएक्शन। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है बालक। कम्बिनेशन रिएक्शन में बस तुमको यही देखना है कि जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस मिल करके बस एक सबस्टांस का प्रोड्यूस करे उसे कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तुम पढ़े होगे तो इसमें बता दो, तुम खुद से गेस करो बालक, कमेंट कर सकते हो खुद से गेस करके। इसका जो आंसर होगा बालक, पहला तो होगा नहीं, वो तो डिकम्पोजिशन है, एक ही सबस्टांस ब्रेक हो रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो MgO + H2O, MgOH2, ये है कम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो सबस्टांस मिल करके Mg + H2O मिल के, है ना, MgO प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन कर रहा है बालक। डेट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 जो है ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। और ऑप्शन नंबर 3 बालक देखा जाए ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि Al है, A1 लिखा गया है बालक, ऑप्शन में A1 है बट उसे Al समझना है ना, थोड़ा एरर है, वह एल्युमिनियम लिखा गया है बालक, वह एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये भी कम्बिनेशन है, क्योंकि दो सबस्टांस मिलकर एक सबस्टांस का प्रोडक्शन कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर है बालक। तो 2 और 3 देख लीजिए किस में है, 2 और 3 बालक। ऑप्शन नंबर डी फिर से बालक, फिर से ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो बालक 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केमिकली रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बालक यही है। केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो है क्या, है ना। फेरिक सल्फेट, ये क्वेश्चन आएगा बालक, बहुत लोग गलती इसमें करेंगे, तुम ध्यान से देखोगे। फेरिक सल्फेट मतलब रस्ट का, जो रस्ट को हम लोग केमिकली क्या बोलेंगे, फेरिक सल्फेट बोलेंगे। सल्फेट उसमें बालक नहीं आता है ना। रस्ट कब बनता है, जब आयरन जो है मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ध्यान से सुनोगे, आयरन जो है, आयरन का अपर लेयर जो है, जब मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो रस्ट बनता है। तो रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, या केमिकली उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सल्फेट का जिक्र ही कहाँ से आ रहा है, सल्फेट तो बिन बुलाए मेहमान हो गया ना यहाँ पर बालक। फेरिक सल्फेट नहीं होगा। फेरिक ऑक्साइड, देखो फेरिक आयरन के लिए और ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए, बट मॉइस्चर इज मिसिंग ब्रो, मॉइस्चर इज मिसिंग, है ना। ऑप्शन नंबर सी देखो, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड और एक है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा या हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड होगा, इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होना चाहिए बालक तुमको, है ना। यहाँ पर याद रखोगे, ये लर्न करने वाला बात है, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कोई दिक्कत, बात क्लियर है ना। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बालक। द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर लो बालक, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। अच्छे से बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना बालक, चलो ठीक है, इसे तुम ट्राई कर सकते हो। द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट, बालक लीड का फार्मूला सिंबल जो है वो Pb है, वैलेंसी 2 है, और SO4 का वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, याद रखोगे लीड का वैलेंसी बालक 2। ये क्वेश्चन बहुत बार CBSE ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, पहले भी 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो पहले भी आता था ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मे भी आ जाए, तो याद रखोगे लीड का वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Pb2, और यहाँ पर आया तो ये बन गया बालक Pb2 SO4 का 2, और हम लोग को मालूम है 2 हम लोग नहीं लिखते बालक, अगर सेम आ जाए तो उसे हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, PbSO4। चलो बालक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 देख लेते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, अब हम लोग 9 देख लेते हैं, है ना। बोथ CO2, एक सेकेंड, बिल्कुल 8 तक हम लोग कर लिए हैं। 9 नंबर तुम्हें दिख रहा होगा बालक की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है। बोथ CO2 एंड H2 गैस आर, अगेन अब जितना भी आ रहा है बालक इंपॉर्टेंट ज़्यादा आ रहा है, पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था बट बेसिक था, स्टार्ट में थोड़ा बेसिक दे करके माहौल बनाना पड़ता है बालक, है ना। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये सब अगर तुम थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है इसे लर्न कर जाओ बालक, आ सकता है ये क्वेश्चन। CO2 और H2 गैसेस आर, ये दोनों जो गैसेस है इसमें क्या सिमिलैरिटी है ना। पहला हेवियर देन एयर, ये एयर से क्या भारी होता है। एसिडिक इन नेचर, क्या ये दोनों जो गैस है ये एसिडिक इन नेचर है, बिल्कुल गलत, ये एयर से भारी भी नहीं होता है और ये एसिडिक नेचर का भी नहीं होता है। कलरलेस होता है बालक, कलरलेस होता है क्या, सोचो। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बालक सोलूबल इन वाटर, कलरलेस होता है बालक, ये दोनों वाटर में भी सोलूबल नहीं होता है। H2 से तो खुद वाटर बनता है, सोलूबल का बात कहाँ से आता है बालक यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बालक, याद रखोगे CO2 और H2 दोनों गैस कलरलेस होता है, ये दोनों कलरलेस गैस है, इसमें दोनों में किसी में कलर नहीं होता है बालक, बात क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, 10 देखते हैं बालक। 9 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसमें से किस गैस का हम लोग यूज करेंगे, है ना। हम लोगों को अगर फ्रेश, अगर कोई ऑयल को रखना है लंबे समय तक,
है ना। तो याद रखोगे, मतलब ऑयली चीज़ को, कोई अगर ऐसा फूड बना हुआ है जिसमें ऑयल है, तो वैसे खाना को अगर हम लोगों को लंबे समय तक रखना है तो इसमें से कौन सा गैस हमारे लिए हेल्पफुल होगा? नाइट्रोजन और हीलियम होता है बालक, याद करने वाली बात है, इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नाइट्रोजन और हीलियम। कुड़कुड़े वाला जो पैकेट है ना उसमें नाइट्रोजन होता है बालक, हीलियम का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा टेस्ट खराब कर देता है, इसलिए नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन और हीलियम को रख करके हम लोग ऑयल को ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं, यानी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से बचा सकते हैं। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है बालक वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बालक, 11 नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम इसे ट्राई करोगे। द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 and O2 इन द रेशियो ऑफ, है ना, 2:1 वॉल्यूम, 1:2 वॉल्यूम, 8:1 मास और 1:2 मास, है ना। इस क्वेश्चन का बालक कौन सा आंसर होगा, ये तुम्हें बालक अपने से जल्दी ट्राई करना है, फास्ट इसका बालक, फास्ट इसका। तब तक हम थोड़ा देसी डस्टर का जुगाड़ कर ले बालक, बोलो जल्दी बोलो बालक, इसका कौन सा आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर कौन था बालक, 11 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 and O2 इन द रेशियो ऑफ, वॉल्यूम से देखा जाए या मास से देखा जाए बालक, H2 और O2। देखो एक बात तो क्लियर है कि H2O में बालक, ध्यान से देखोगे H2O में एक बात तो क्लियर है कि ये 2 एटम है और ये 1 एटम है, तो हम लोगों को अगर वॉल्यूम से लेना होगा तो 2:1 लेना होगा बालक, 2:1 लेना होगा, है ना। और यहाँ पर मास वाले में देखा जाए 8:1 दिया हुआ है और 1:2 मास दिया हुआ है, ये दोनों बिल्कुल नहीं हो सकता है बालक, 8:1 नहीं हो सकता। पहला तुमको हाइड्रोजन का रखना है ना, पहला हाइड्रोजन का रखना है, मास के कंपेयर में देखोगे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 11 नंबर हमको लगता है तुम में से ज़्यादातर बच्चा बना भी लिया होगा, और 11 नंबर जो वाला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर, है ना, ए इज़ द राइट आंसर। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन बालक ये। फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, जो भी फैटी फूड्स जो है, फैटी फूड्स यानी कि बालक उसमें ऑयली फूड्स बोल सकते हो, ऑयली फूड्स जो है वो रैंसिड क्यों हो जाता है? रैंसिड इन द सेंस कि वो बैड स्मेलिंग उसमें से आने लगता है, वो ख़राब कैसे हो जाता है बालक? तो ये फूड ख़राब इसलिए होता है क्योंकि जो उसका ऑयल है वो बालक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक ना, रैंसिड मटेरियल बना लेता है, अपर लेयर, मतलब उसका जो एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण वो बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि जो फूड है उसमें से बैड स्मेल आ रहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑक्सीडेशन, है ना। फैटी एसिड बिकम्स रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होता है बालक, तुम बता सकते हो ना, ऑयल का ऑक्सीजन के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज, है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनने के कारण, है ना। थोड़ा सा सोचो बालक इसके बारे में, 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में जल्दी से सोचो, जल्दी। आई होप तुम सोच लिए होगे बालक, और तुम में से बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी दे रहे होंगे। यहाँ पर यही बोला जा रहा था कि सिल्वर आर्टिकल को जब हम लोग, मतलब सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाता है जब उसे हम लोग कुछ दिन के लिए ओपन में रख देते हैं, खुले में रख देते हैं, तो ये किसके कारण होता है बालक? तो इसका राइट आंसर है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्म एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से किसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट? जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। तो बालक यहाँ देखो, रिडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो रिडक्शन कराएगा, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। तो बालक जो हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा या जो ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विच रिमूव्स ऑक्सीजन, है ना, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर ले उसी को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात? चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रिएक्शन बता दो? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखोगे इसका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर क्यों, कौन सा बालक? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखोगे, ये सब रटने वाला बात है कुछ कुछ, तो इसे बालक तुम लर्न ही रखोगे। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आते रहा है ना। चलो इसके बाद है बालक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज इवॉल्व, इसमें से किस में हीट इवॉल्व होता है? हीट इवॉल्व होने का मतलब क्या है कि जब वो रिएक्शन होगा तो वहाँ से
हीट निकलेगा, हीट इवॉल्व होने का मतलब हीट निकलेगा, तो बालक कम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर टिक करोगे कम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ऑब्जॉर्ब जनरली, इसमें से किस रिएक्शन में, पहले में था कि हीट इवॉल्व और इसमें है कि हीट ऑब्जॉर्ब किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखोगे, है ना। हीट जहाँ पर ऑब्जॉर्ब हो, पहले ही क्वेश्चन डिस्कस हो गया, उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर, हाँ इंडोथर्मिक यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए बालक कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनसीईआरटी में तुम पढ़े होगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का रहना जरूरी है, ठीक ना। 3 टाइप का डिकम्पोजिशन पढ़े थे, रिवाइज कर लो, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो ये तीनों में एनर्जी तो आ ही रहा है ना, थर्मल वाले में हीट एनर्जी आ रहा है बालक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 देखा जाए बालक, 18 नंबर में बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्म्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, वही बात आ गया ना। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोला जाएगा? रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जहाँ पर हीट इवॉल्व हो, नहीं। रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब, बिल्कुल, जहाँ पर हीट का ऑब्जॉर्बेंस हो, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से इसको मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब, जहाँ पर हीट ऑब्जॉर्ब होता है। चलो 19 नंबर देखते हैं बालक। 19 नंबर में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, जब कार्बन को एयर में बर्न कराओगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? CO2 प्रोड्यूस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो 19 हो गए बालक, ये सब इजी था बालक, इसीलिए थोड़ा सा हम मोशन में आ गए, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है बालक, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट कर रहे होंगे, यानी आयरन और सल्फेट दोनों को हीट कर रहे होंगे, गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, तो थोड़ा सा तो बालक मोशन को डाउन तो करना होगा, है ना। मोशन को बालक थोड़ा सा डाउन तो बालक करना होगा, है ना। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, है ना, गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों को देता है? पहला फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल देता है बालक। जब हीट करोगे तो देखो, फेरस सल्फेट को जब तुम हीट करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला ऑप्शन देकर टिक कर दिए, नहीं करना है, चारों देखना है, हो सकता है कि और भी ऑप्शन हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर बी है सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल ब्रो, यहाँ पर SO2, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, इसे रट जाओगे। SO2 भी प्रोड्यूस होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड, बिल्कुल ये भी प्रोड्यूस होगा। क्या क्या प्रोड्यूस होगा? फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3। इस रिएक्शन में जब भी सल्फर, देखो जब भी फेरिक सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम, याद कर लोगे, रट लोगे, सट लोगे, याद करके रट जाओगे, है ना। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें से मतलब फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो पहला फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, यानी इसका अगर आंसर पूछा जाए तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों बन रहा होता है। बात क्लियर है ना। तो बालक यहाँ पर हम लोग 20 का 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। अगर तुम फुल डिस्कशन ध्यान से सुने हो बालक, तो ये 20 का 20 नहीं, बहुत सारा क्वेश्चंस भी और भी बन सकता है। अगर इतना बस ध्यान से सुन करके याद कर लोगे तो डिस्कशन में और भी कुछ बात तुमको बताया गया जो दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 इज द बोनस क्वेश्चन, ट्राई फिर करोगे तुम और हम फिर सॉल्यूशन बताएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, है ना, विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, अभी जो फेरस सल्फेट का हीटिंग हुआ इसको तुम किस कैटेगरी में रखोगे, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑल ऑफ द अबव। बताओ बालक, इंडोथर्मिक भी तो हो रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर, और थर्मल डिकम्पोजिशन भी तो हो रहा है क्योंकि हीटिंग हो रहा है, और डिकम्पोजिशन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, यानी कि इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। 21 का राइट आंसर क्या होगा बालक? डी। 20 और 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये 22 में अगर तुमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो यही दोनों है बालक, याद रखोगे, एनसीईआरटी का रिएक्शन है ना। फ्राइड फूड आर पैक्ड विथ विच गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये तो डिस्कस हो चुका है। नाइट्रोजन और हीलियम का यूज किया जाता है, लेकिन जनरली किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोजन का। यानी कि फ्राइड फूड जो है, फ्राइड फूड मतलब ऑयली फूड को हम लोग बालक बचाते हैं ऑक्सीडेशन होने से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, यानी विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन हम लोग उसको ऑक्सीडेशन से बचा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा। आई होप अच्छे से ये 22 का 22 क्वेश्चंस तुम लर्न कर लोगे, है ना, और एग्जाम में फोड़ के आओगे। किसको फोड़ना है?
क्वेश्चंस को बालक, है ना। तो बालक इस चैनल पर तुम्हारे 10th के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में तुम लिंक दे दिया गया है ना। डिस्क्रिप्शन को जाकर के तुम चेक करोगे, प्लेलिस्ट को विजिट करोगे। क्लास 10th के लिए टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सारा कंटेंट इस पर हम अपलोड कर चुके हैं। तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए, यानी कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें अपलोड होगा। तो बालक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।